हेलो फ्रेंड्स, मैं जोगिंदर कुमार एजुकेशन कल्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर सिंध पर अरबों का आक्रमण, दूसरा चैप्टर आपको हो गया महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण और तीसरा चैप्टर आपको हो गया मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश होंगे जो इस पर शासन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का संस्थापक कौन था। दिल्ली का संस्थापक आप कहोगे पृथ्वीराज तृतीय के नाना अनंगपाल तोमर। कौन है? अनंगपाल तोमर। ठीक। और इनका आप कहोगे बिलान देव भी नाम था। बिलान देव, वास्तविक नाम इनका बिलान, बचपन का नाम कह दो तो बिलान देव। तो अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की थी। और दिल्ली के अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम में आप कहोगे सबसे पहले इंद्रप्रस्थ, योगिनीपुर भी आप कहोगे। ये आप दिल्ली का नाम कुव्वत उल इस्लाम यानी कि इस्लाम का प्रमुख केंद्र, इस्लाम का प्रमुख केंद्र, इसका अर्थ है। एक और है बगदाद द्वितीय। ये नाम, इन नामों से पुकारा जाता है दिल्ली को। लेकिन इल्तुतमिश के समय में इल्तुतमिश ऐबक के बाद आएंगे। और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक आप होंगे इल्तुतमिश को कहा जाएगा। तो इल्तुतमिश के समय में हजरत ए दिल्ली यानी कि प्रतिभाशाली दिल्ली के नाम से जाना जाता है इल्तुतमिश के समय में। और इस बात को किसने बताया? अमीर खुसरो की पुस्तक किरान उस सादेन में उल्लेखित है। प्रतिभाशाली दिल्ली का उल्लेख इल्तुतमिश के में कहा जाता दिल्ली को। तो किरान उस सादेन, अमीर खुसरो की पुस्तक किरान उस सादेन में उल्लेखित है। आइए, हम कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1206 से 1526 तक था। मोहम्मद हबीब ने दिल्ली सल्तनत के बारे में कहा था कि दिल्ली सल्तनत ने तराइन के प्रथम युद्ध में जन्म लिया और पानीपत के रणभूमि में कुछ मील दूर अंतिम सांस ली। ये मोहम्मद हबीब ने कहा था। और दिल्ली के बारे में, दिल्ली राजधानी के बारे में डीडी कोसाम्बी क्या कह रहे हैं? डीडी कोसाम्बी कह रहे हैं दिल्ली के बारे में कि राजधानी केवल तंबुओं का केंद्र है और सुल्तान के बदलने के साथ ही तंबू भी बदल जाते हैं। ये डीडी कोसाम्बी ने कहा था दिल्ली राजधानी के बारे में। आइए तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश लिखेंगे। 5 वंश ने शासन किया। पहला, एक लाइन याद रखना, गुलाब खिले तो
सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक, पहला ये जो गुलाब है ना, गुलाब यानी कि गुलाम वंश, गुलाम वंश, गुलाम वंश को यहाँ गुलाम बोले तो ऐबक जो था गौरी का गुलाम था, ये तो इसलिए दास था वो, तो इसलिए इसको गुलाम वंश कहा। और एक है मामलूक, मामलूक वंश, इसी को कहा गया मामलूक। प्रोफेसर हबीबुल्लाह कहते हैं मामलूक वंश के बारे में, मामलूक ये कौन थे, जो स्वतंत्र माता पिता की जो संतान थी, जो आगे चलकर दास बने, उन्हें मामलूक कहा गया। प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने इसको बताया था। यानी कि गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहा गया। और ये इसका जो कार्यकाल है 1206 से लेकर 1290 तक का कार्यकाल था। यानी कि 84 वर्ष, 84, 90 में से 6 घटा दो, 84 वर्ष तक गुलाम वंश रहा था। दूसरा, गुलाब खिले, खिले करना है, किले कर दिया था मैंने, गुलाब खिले यानी कि खिलजी वंश, खिलजी वंश। खिलजी वंश का कार्यकाल ये 1290 से लेकर 1320 तक रहेगा। यानी कि कुल 30 वर्ष रहेगा, कुल 30 वर्ष। तो सबसे कम वर्ष यही वंश रहेगा, खिलजी वंश। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया था गोविंद राय ने, तो खिलजी अधिकारी ने गौरी को बचाया था, है ना। खिलजी क्रांति हम पढ़ेंगे, जब हम खिलजी वंश पढ़ेंगे तो उसमें हम खिलजियों को जानेंगे, कहाँ से हमें नजर आए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो यानी कि तुगलक वंश, तुगलक वंश। तुगलक वंश में ये 1320 से आप कहोगे 1412 ईस्वी तक, कहीं कहीं 1414 भी लिखा आ जाता है ना। तो 1320 से लेकर 1412 तक का ये तुगलक वंश का कार्यकाल था। तो अगर हम 112 में से 20 घटा देते हैं तो 92 वर्ष आ जाते हैं, 92 वर्ष। अभी हम देखेंगे सबसे कम वर्ष हम खिलजी वंश का पढ़ेंगे, और सबसे ज़्यादा अधिक जो वर्ष रहेगा वो तुगलकों का रहेगा। सबसे अधिक जो शासन करने वाले हैं तो ये तुगलक वंश रहेगा। इसके बाद सैयद वंश, सैयद वंश। सैयद वंश जो है 1414 से लेकर 1451 तक चलेगा, है ना। तो आप घटा दीजिए, 11 में से 4 जाएंगे 7, और 4 में से 1 जाएंगे 3, यानी कि 37 वर्ष। ठीक, किसका हो गया? सैयद वंश, सैयद वंश। अगला लो यानी कि लोधी वंश, लोधी वंश। लोधी वंश, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी करेंगे, और ये 1451 से लेकर 1526 तक रहेगा, 1526 तक। इसको आप घटा सकते हैं, 5, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया, 5 बचे, और 12 में से 5 जाएंगे 7, यानी कि 75 वर्ष तक लोधियों ने शासन किया था। तो ये आपके सामने है दिल्ली सल्तनत में 5 वंश, ये क्रम से मैंने बता दिया, और क्या क्या इनके नाम है, ये हमें वंशों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम वंश पढ़ेंगे गुलाम वंश, गुलाम वंश पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया कि खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया, खिलजियों ने सबसे कम शासन किया, और सबसे अधिक आप कहोगे 92 वर्ष या 94 वर्ष, ध्यान रखना। तो आप कहोगे तुगलकों ने शासन किया था। आइए बढ़ो आगे। तो पहला शासक यहां से कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ से ऐबक का अर्थ क्या है, सबसे पहले अर्थ पढ़ते हैं। ऐबक का अर्थ क्या है, आप कहोगे चंद्रमा का स्वामी। चंद्रमा का स्वामी क्या है, चंद्रमा का स्वामी। ऐबक का अर्थ यहाँ से ये है। तो ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक तुर्क है। क्या है, तुर्क। और ऐबक जनजाति, ऐबक जो है ना, ऐबक जनजाति का ये तुर्क था। और एक क्वेश्चन आता पेपर में छोटा सा कि इलबारी तुर्क, प्रथम इलबारी तुर्क कौन दिल्ली सल्तनत का शासक था, तो आप कहोगे इल्तुतमिश था। ऐबक जो था, ऐबक जनजाति का था, ऐबक जनजाति का था। और इस बात को ध्यान रखना कि ऐबक जो थी जनजाति, मासिक स्त्री भी सुंदर होती थी और पुरुष भी सुंदर होते थे। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक सुंदर नहीं था। ध्यान रखना, ऐबक जनजाति जो होती थी उस दौरान की, वो महिला भी सुंदर होती थी, पुरुष भी सुंदर होते थे। तो ये उनकी पहचान होती थी ऐबक जनजाति की। लेकिन ध्यान रखना, था तुर्क, गुलाम था, दास था। किसका, आपको गौरी का गुलाम था। तो ऐबक का अर्थ क्या है, चंद्रमा का स्वामी। तो तुर्की राज्य की स्थापना करी भाई, किसकी, तुर्की राज्य की स्थापना, तुर्की राज्य की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। ठीक, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो गौरी के 3 दास थे जो महत्वपूर्ण हम पढ़ेंगे उनको। एक तो यल्दोज, एक कुबाचा और एक ऐबक जिसको हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये लाहौर से शासन करेगा। ठीक, और लाहौर को ही राजधानी बनाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है। तो ऐबक का अर्थ क्या पढ़ा आपने, चंद्रमा का स्वामी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक मिन्हाजुद्दीन है ना, मिन्हाजुद्दीन सिराज, इनकी पुस्तक का नाम है तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी, ध्यान रखना, ये जो जितने भी हम किताबें पढ़ेंगे इनको नोट करते चलना। और किताबों से ही 1-2 क्वेश्चन लग जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई तो मिलाने को आ जाएगा, कोई डायरेक्टली पूछ लेगा। तो मिन्हाजुद्दीन सिराज की पुस्तक, या इस पुस्तक में किस चीज़ का उल्लेख है। जैसे मैं अभी ऐबक, ये ऐबकेस्ला, ये मैंने शब्द लिखा, ये किसको कहते थे, ऐबकेस्ला। आप कहोगे ऐबक को कहते थे। और ऐबक को इस नाम से भी जाना जाता था, क्यों, क्योंकि मिन्हाजुद्दीन सिराज तबकात नासरी में उल्लेख करता है कि ये कहता है कि एक हाथ की उंगली जो है कटी हुई थी। क्या थी, कटी हुई थी। तो इसलिए इसको ऐबकेस्ला कहा जाता है, यानी कि हाथ से लूला, हाथ से लूला। ठीक, इसको ऐबक को कहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो उपाधियां हैं, उपाधि, अब कुछ उपाधि पढ़ लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। जैसे कि पील बख्श इसको कहा गया। पील बख्श का मतलब यहां से क्या है, हाथियों का दान देने वाला, हाथियों का दान देने वाला। इसके बाद लाख बख्श कहा गया। लाख बख्श का मतलब लाखों का दान देने वाला भी कहा गया। एक उपाधि और है कुरान खां। ये कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान का भी पाठ करता था, तो इसलिए इसको कुरान खां कहा गया। सिराजुद्दीन, अभी हम पढ़ के आए थे सिराजुद्दीन के बारे में। सिराजुद्दीन की पुस्तक आप कहोगे तबकात नासरी में हातिम द्वितीय कहा गया। हातिम द्वितीय कहा गया। हातिम द्वितीय कहा गया। एक क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में प्रथम सुल्तान कौन था, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन था। तो आप कहोगे इल्तुतमिश था, ऐबक नहीं था।
मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम ऐबक को एक तो मलिक की उपाधि दी, मलिक की एवं सिपह सलार की उपाधि दी, सिपह सालार की उपाधि दी। केवल इनसे ही नवाजा गया, मलिक की और सिपह सलार की उपाधि दी। तो आज के लिए इसको यहीं रोक देते हैं, कल हम अपनी वीडियो की यहीं से शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।